ठीक है, नहीं पढ़ लिया था हम लोगों ने, एक बार थोड़ा सा तुम लोगों को रिकॉल करा देता हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे थे। और मॉडल वर्ब्स पढ़ने से मतलब हम लोगों ने शुरू किया था, इसके पहले हम लोगों ने वर्ब के बारे में काफी कुछ बातें कर ली थी। काफी कुछ बातें हम लोग वर्ब के बारे में कर चुके थे। हम लोगों ने वर्ब को देखो, मॉडल वर्ब्स पढ़ने से पहले इस वर्ड से तो फैमिलियर होना चाहिए। दूसरा क्या है, वर्ब जो है इसमें तीन पोर्शन है हमारे पास, प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए तो भाई मेन वर्ब क्या है, प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस है ये मालूम होना चाहिए। दूसरा क्या है, मॉडल वर्ब्स को मॉडल वर्ब्स क्यों बोला है। दूसरा एक और इसमें हम लोगों को चीज मालूम होना चाहिए, वो क्या है कि मॉडल वर्ब्स ठीक है, अगर मॉडल वर्ब्स को अलग नाम दिया है तो इनको वर्ब के अंतर्गत क्यों रखा है, मतलब वर्ब के अंतर्गत क्यों रखा है। और वर्ब में भी ये मॉडल वर्ब्स किसके अंतर्गत आती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की। ऐसा ही कुछ हम लोग डिवाइड कर रहे थे कि वर्ब हमारी कितने तरह की थी, दो तरह की थी, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब में हम लोगों ने क्या है, कई तरीके से डिवाइड किया है, जिसको हम लोगों ने कई सारे नाम दिए थे। मेन वर्ब भी बोला था, डायनेमिक वर्ब भी बोला था और एक्शन वर्ब भी बोला था। ऐसा था कि नहीं था। और इसके बाद में हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, ऑक्सिलरी वर्ब में पहुंच गए थे। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन तरह की होती हैं जो हम लोग बात कर चुके थे, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू। ऐसा हम लोगों ने बात की थी इसके पहले। इसके बाद में हम लोग जब मॉडल वर्ब्स में पढ़ रहे थे तो मॉडल वर्ब्स में हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के मॉडल वर्ब्स होते हैं, एक नॉर्मल मॉडल वर्ब्स और एक इसमें क्या होते हैं, सेमी मॉडल वर्ब्स। सेमी मॉडल वर्ब्स अपने टोटल मिलाकर कितने होते हैं, ये मॉडल वर्ब्स 13 होते हैं। तो इनके बारे में जनरल डिस्कशन हम लोग करते हैं कि मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में क्या डिफरेंस होता है और इनके पीछे कारण ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरीके से क्यों रखे गए हैं। तो इनको पूरा मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, पूरा समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, ताकि फिर हम लोगों का क्लियर हो जाए। क्या है, लोगों को डिफरेंस करना है मॉडल वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब और इसके बाद में हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। इन तीन में हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस देख लें। पहले देखें मैन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैन वर्ब एक्शन वर्ब होती है। मैन वर्ब कौन सी होती है, एक्शन वर्ब होती है। वर्ब करती क्या है, वर्ब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा ली गई एक्शन तथा उसकी अवस्था बताती है। अवस्था यानी स्टेट बताती है। जैसे अगर मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा एक सिंपल, मैंने कहा ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, तो ये जो व्यक्ति है ये कैसा है, हैप्पी है, खुश है। तो अभी इसकी अवस्था कैसी है, खुश है। तो ये काम किसका है, वर्ब का काम है। समझ पा रहे हो ना बात को, है ना। हालांकि इसमें जो वर्ब है वो कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, जिसको हम लोग स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। स्टेटिव वर्ब, स्टेट वर्ब भी कह लेते हैं हम लोग। क्या है, इसके पहले जो वीडियो तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो वीडियो देख लेना वर्ब की। उसमें सारी चीजें आप लोगों को वर्ब को पूरी तरीके से रिलेट किया हुआ है स्टार्टिंग से, क्योंकि दोबारा से बताने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा डीप में बताना भी नहीं चाहता हूँ। थोड़ा सा लिंक करने के लिए हम लोग बस क्या कर लें, वहां से, ऐसा होता है ना कि कमरा है, अगर उसमें 10 दिन तक कुछ हुआ नहीं है तो उसमें क्या है, धूल आ जाती है, तो क्या है, झाड़ू लगना जरूरी है। और जिस दिन आते हैं तो फर्स्ट डे क्या है, ये झाड़ू लगने वाला काम कर रहे हैं हम लोग। तो माइंड में एक दिन महीने का गैप हो गया, उसमें जो क्या है, जो खाली स्पेस है तो क्या है, थोड़ा सा भर दें। ठीक है कि नहीं है। देखो यहाँ पर तो क्या है, वर्ब का काम क्या है कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन ली गई है और स्टेट बताना, अवस्था बताना। लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब जो है, इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो मेन वर्ब के 5 स्वरूप होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। आप लोगों को मालूम है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस। ये 5 फॉर्म केवल किसके होते हैं भाई, मेन वर्ब के ही होते हैं। समझ गए ना ये बात। मेन वर्ब क्या करती है कि सब्जेक्ट के द्वारा जैसा भी कार्य किया जाता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप का रूप बदलती है ना।
तुम्हें मालूम है कि अगर क्या है, काम चल रहा है, कंटिन्यू है, तो वर्ब में आईएनजी लगी होती है। अगर कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट है, तो क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इनडेफिनेट में हम लोग कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हम कौन सी लगा रहे होते हैं, सेकंड फॉर्म लगा रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता। टेंस परिवर्तन हुआ, टेंस परिवर्तन का मतलब क्या है कि काम की अवस्था बताई जा रही है, कि काम कंटिन्यू है, कि काम पूरा हो चुका है, कि काम चलता है, कब होता है, उस काम की अवस्था बताई जा रही होती है। तो वर्ब के क्या होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं भाई। किसके होते हैं ये 5 फॉर्म, मैन वर्ब के होते हैं। किसके होते हैं, मैन वर्ब के होते हैं। अब दूसरा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का ही क्या है, मतलब मैन वर्ब से ही निकली है, मैन वर्ब के अंतर्गत ही आती है, वर्ब के अंतर्गत आती है, वर्ब टॉपिक के। लेकिन इसको अलग से क्यों किया गया है मैन वर्ब, क्योंकि ये क्या करती है, अगर मैं जनरल एक सेंटेंस लिखूं यहाँ पर, तो मैंने कहा ही इज गोइंग, तो यहाँ पर क्या है, ये जो मैन वर्ब है ना, इसकी हेल्प कर रही है, ये क्या हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्प कर रही है, ये तो बता रहा है कि ये कंटिन्यूस टेंस है, काम में आईएनजी लगा हुआ है तो, और ये क्या बता रही है, इज प्रेजेंट बता रही है। तो सेंटेंस को कंप्लीट करने में प्लस टेंस को बताने में क्या है, हेल्प करती है, कौन, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है, प्लस सेंटेंस कंप्लीट करने में हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है। दूसरा, इसको अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यदि हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है तो वो क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ये बताने का काम किसका होता है, हेल्पिंग वर्ब का होता है। किसका होता है, हेल्पिंग वर्ब का होता है। दूसरा क्या होता है कि ये कंफर्मेशन में क्या कर लेती है, कंफर्मेशन में अपने आप को बाहर निकाल लेती है, कौन, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ये बात। तीसरा और क्या करती है, ये हमें टेंस पहचानने में भी हेल्प करती है। तो इसके स्वरूप नहीं होते हैं भाई, इसके 5 फॉर्म नहीं होते हैं। अब इसके बारे में हम खास बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी इसको समझने की कोशिश करना। जो मैन वर्ब होती है ना, वो टेंस के अनुसार चलती है, बारीकी से समझना, थोड़ा सुनना, अगर सुनोगे तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा खेल। कि भाई 2 तरीके से टेंस डिवाइड किए गए हैं। सबसे बड़ा जो टेंस का टुकड़ा था, उसमें क्या किया गया था, पहले तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हैं, इनके अंतर्गत हम लोग 4 डिवाइडेशन कर रहे थे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तीनों टेंस के अंतर्गत 3 4 है कि नहीं है, क्या ये बात ठीक है। प्रत्येक टेंस के अंतर्गत क्या है, प्रत्येक टेंस में क्या हो रहा था, 4 थे। तो जो 4 टेंस है हमारे पास, जिनको हम लोग सब टेंस बोल रहे हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनको बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैन वर्ब का। लेकिन जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, ये दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का। क्या ये बात ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 फॉर्मेट में हो जाती है, 3 फॉर्म बता देती है। एजएमआर क्या बताते हैं भाई, प्रेजेंट, वॉज वर्ब क्या बताते हैं, पास्ट, विल बी, शैल बी क्या बताते हैं, फ्यूचर। ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब अगर हम लोग बोले, तो हेल्पिंग वर्ब की खास बात क्या है, सबसे मेन बात देख लें, ये सिंगुलर प्लूरल को दर्शाती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कंफर्मेशन में बाहर निकल आती है, कंफर्मेशन में। और दूसरा क्या है, टेंस पहचानने में हमारी मदद करती है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का ऐसा नहीं है कि जो इज है तो उसके 5 रूप हैं, आप हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी नहीं लगा सकते, हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होता कभी, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब एक ही फॉर्म में होती है हमेशा, एक ही रूप में पाई जाती है हेल्पिंग वर्ब, समझ गए ना। अगर इज है तो वो इज ही रहेगी, ठीक है कि नहीं है। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से अलग किया गया है, क्योंकि वो दोनों का गुण क्या है, अलग अलग है ना। जब गुण मैच ही नहीं कर रहे, और ये देखा तुमने, शादी करवाते हैं तो भाई कुंडली दिखवा देते हैं, बताते 36 गुण में से कितने मैच हो रहे हैं, है ना। और कई बार ये कुंडली फैल भी हो जाती है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो अब बात करें हम लोग मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स को इस तरीके से देख लें, क्योंकि हम लोग मॉडल वर्ब्स भी पढ़ने वाले हैं। तो मॉडल वर्ब्स क्या करती हैं, मॉडल वर्ब्स के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर फॉर्मेट होते हैं, ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर वाला सिस्टम होता है इनका। दूसरा क्या है, जो मॉडल वर्ब्स है ना, इनको हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं ये, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से अलग क्यों रखे गए हैं इनको, हेल्पिंग वर्ब से अलग ये इसलिए रखे गए हैं क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो मॉडल्स होते हैं ना, इनका सब्जेक्ट का नंबर यानी सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल का इन पर कोई असर नहीं होता। देखो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में क्या अंतर है,
एक गुण मैच नहीं कर रहा और एक गुण मैच कर रहा है, दो गुण है ऑक्सिलरी वर्ब के पास, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है ये दर्शाते हैं, और कंफर्मेशन में क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो मॉडल वर्ब्स को अलग क्यों किया गया है, मॉडल वर्ब्स अलग क्यों लिखे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के नंबर जो है सिंगुलर और प्लूरल इनके अकॉर्डिंग यूज नहीं किए जाते, मॉडल वर्ब्स काम नहीं है। जैसे तुमने मे माइट मस्ट हम लोग पढ़ने वाले थे, तो मे का प्रयोग कर रहे हैं तो मे का सिंगुलर के साथ में भी मे का ही प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ में भी वही होता है, चाहे आई यू ही सी कोई भी हो, सबके साथ में मे का प्रयोग सेम ही होगा। कैन है तो उसका प्रयोग सेम ही होने वाला है। तो इसलिए क्या है, पहला एक गुण इनका क्या नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है ये वाला गुण, ठीक है ये बात। दूसरा क्या है इसके बाद में, कंफर्मेशन में ये क्या है, बाहर निकल आते हैं, कौन, मॉडल भी क्या करते हैं, कंफर्मेशन में बाहर निकल आते हैं, कौन, मॉडल्स। तो इनका एक गुण तो इनका क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के तरीके से आ रहा है, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत रखा गया है। एक गुण उससे मैच कर रहा है और एक गुण इनसे अलग है, इसलिए उसको पूरी तरीके से अंतर्गत तो रख लिया लेकिन उसको अलग से टॉपिक बना दिया। ठीक है कि नहीं है, क्या ये बात ठीक है। अब ये मॉडल वर्ब्स क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट का नंबर का इनका इन पर कोई असर नहीं होता है, और दूसरी बात मॉडल वर्ब्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। दो बात याद रखें मॉडल्स में, भाई टेंस और मॉडल्स दो ही तो चीजें हैं, मतलब इसको इस तरीके से समझ लें आप। अगर पूरी तरीके से देखा जाए इंग्लिश लैंग्वेज में तो बेसिक इंग्लिश क्या है भाई, अगर किसी व्यक्ति को टेंस और मॉडल समझ में आ गए उसके बाद में प्रीपोजिशन और कंजंक्शन एक चीज है, अगर ये इतनी सारी चीज समझ में आ गई तो आपको चार चीजें ही हैं, तो आपका बेसिक इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। और दूसरा मैं तुम्हें बताऊं एक और चीज, मॉडल्स क्या हैं, तो मॉडल्स करते क्या हैं, मॉडल्स हमें भावनात्मक तरीके की चीजें बताते हैं कि ऐसे सेंटेंस जो टेंस की मदद से नहीं बनाए जा सकते उनके लिए हम लोगों ने किसका प्रयोग निर्माण किया है, मॉडल्स का। करते क्या है ये मॉडल्स, कोई ऐसी फीलिंग कोई पर्टिकुलर इमोशन, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम इस मॉडल्स की डेफिनेशन में बहुत सारा डिटेल में बताया है, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लेना, ठीक है ना, मॉडल के बारे में बहुत ज्यादा बताया हुआ है, कहना मॉडल करते क्या हैं, क्या होते हैं मॉडल्स, जनरल एक थोड़ा सा बता देता हूँ एक मिनट में। मॉडल क्या होते हैं, जिनको बोल दिया ना देखिए वो व्यक्ति मॉडल है भाई, मॉडल यानी एक पर्टिकुलर चीज को मतलब क्या करना, रिप्रेजेंट करना। तो वैसे ही क्या है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करना, ताकत के लिए एक अलग मॉडल होता है, एक वर्ड है जिसको मॉडल कह दिया और वो एक पर्टिकुलर तरह का क्या करता है, इमोशन को दर्शाता है भाई, ये मॉडल्स का काम होता है। कुछ कैपेसिटी को दर्शाते हैं, कोई डिजायर को दर्शाता है कि इंसान की मजबूरी इच्छाएं है ना, उसको पसंद नापसंद, ये सारी चीजों को दर्शाने के लिए क्या बनाए गए हैं, मॉडल्स बनाए गए हैं। क्या ये बात ठीक है, मॉडल्स क्या करते हैं, वो इंसान के इमोशनों को दर्शाते हैं। अगर कोई व्यक्ति मजबूर है, लाचार है, तो वो अपनी मजबूरी कैसे बताए, तो कैसे बताएगा, मॉडल्स की मदद से बताए। क्या ये बात ठीक है। अब हम लोग लास्ट टाइम जहां तक मुझे याद है लोग क्लियर कर, ये तो हम लोग अभी क्लियर कर चुके हैं ना, एवरीबॉडी हैज क्लियर। लास्ट टाइम हम लोग मे माइट मस्ट को कर रहे थे, मे माइट मस्ट पढ़ रहे थे। अब मे माइट मस्ट पढ़ रहे थे तो देखो तुम यहां पर मे माइट मस्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे, और मे माइट मस्ट में आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, मे माइट और मस्ट ये तीनों ही किसके लिए यूज किए जाते हैं भाई, पॉसिबिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं। पॉसिबिलिटी यानी क्या भाई, संभावना, है ना, किसके लिए यूज किए जाते हैं, संभावना। पॉसिबिलिटी भाई एक तरह की नहीं होती है, पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि वो केवल एक निश्चित नहीं है, जब नाम ही उसका क्या है, संभावना। अब संभावना क्या काउंटेबल है, संभावना काउंटेबल नहीं। इसका मैंने लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो मैं रिकॉल करने के लिए आपको एग्जाम्पल याद दिला देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मान लेते हैं कैंसर से पीड़ित है, तो ये डिपेंड करता है कि वो उसकी स्टेज कौन सी है। अगर वो फर्स्ट स्टेज में है तो उसकी बचने की संभावना कितनी है, अगर उसकी कैंसर सेकेंड स्टेज में पहुंच गई तो बचने की संभावना और क्या है, कम हो जाएगी। अगर वो थर्ड स्टेज में पहुंच गई तो क्या हो जाएगी, बचने की संभावना और भी कम हो जाएगी। ऐसा ही होता है कि नहीं होता, ना के बराबर हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद में अपन बोलते हैं ना यार क्या है, कंडीशन कैसी है, कंडीशन क्रिटिकल है, बचने की संभावना कम है। यदि कोई मेहनत कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो पढ़ रहा है, क्या हुआ, वेरी लाफिंग, डोंट टॉक। यदि कोई व्यक्ति है वो पढ़ रहा है और पढ़ते हुए जितना हार्डवर्क वो कर रहा है उतने हार्डवर्क में क्या है, उसका हार्डवर्क देखकर दूसरे व्यक्ति भी, अड़ोस पड़ोस वाले भी ये बात बोलने लगते हैं कि ये जरूर सिलेक्ट हो जाएगा, इसका कुछ क्लियर नहीं है ना, ये तो वो तो शायद ही पास हो।
ये जो सेंटेंस होते हैं हमारे, ये सेंटेंस क्या दर्शाते हैं? पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं, संभावना दर्शाते हैं। कुछ वैसे ही संभावना के बारे में यदि हम लोग बात करें तो हम इसके बारे में ऑलरेडी मे के बारे में हम लोग काफी बात कर चुके हैं। क्या करते हैं भाई, मे कितना परसेंट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है? जब किसी काम को होने की संभावना 50-50 है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? मे का। जब किसी काम को होने की संभावना 95% नेगेटिव हो, यानी वो कार्य नहीं होगा, 95% नहीं होगा, और ओनली 2-5% चांस है, जैसे अभी बता रहा था ना मैं, कैंसर से पीड़ित है, यदि वो लास्ट स्टेज में है तो भगवान भरोसे ही बचा जा सकता है कि नहीं है? ईश्वर पे छोड़ देते हैं। यानी ये क्या है, 2-5% भगवान अगर कोई जादू चमत्कार हो जाए तो चाहे बच जाए, नहीं तो मरेगा ही। और जब किसी काम को होने की संभावना क्या होती है, 100% होती है, तब हम लोग किसका प्रयोग कर रहे होते हैं? मस्ट का प्रयोग। क्या ये बात ठीक है? यहाँ तक ये हम लोगों ने कर लिया है क्या? जहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, में हम लोग उस टाइम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? माइट के बारे में। माइट क्या करता है? लेस प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। छोटी सा पहला यहाँ पर हम लोग रूल पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहला रूल, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, और ये बात तुम्हें एक बार में हमेशा मालूम हो जाना चाहिए। पहला रूल कह रहा है तो जो माइट है ना, वो मे का पास्ट फॉर्म होता है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, माइट मे का पास्ट फॉर्म है। दूसरा ये क्या है कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में मे को माइट में बदल देते हैं। अब ये बात हम लोगों को समझ में थोड़ी सी क्या है, दिक्कत करेगी, लेकिन ये रूल है, काफी अंदर तक जाना पड़ेगा इसको, थोड़ा बहुत 5 मिनट में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। माइट में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई रूल है तो ये वाला है, फर्स्ट वाला रूल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल माइट का कौन सा है? दिस वन। तो इसको इस तरीके से समझते हैं। पहला, पहले हमें एक वर्ड है, इसको समझना पड़ेगा, नरेशन। पहले इस वर्ड को देखो भाई, यहां पर हमारे पास एक वर्ड लिखा है नरेशन। इसको समझ में, क्योंकि रूल हमें जब ही समझ में आएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो, सेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है भाई? शुड होता है। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड होता है। और विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड होता है। तो ये हमारे मतलब जो एक रूल में आप लोगों को बताऊंगा वो 4 चीजों पर लागू होने वाला है। कितने पर लागू होगा? ये 4 पर लागू होगा, ठीक है ना? जो रूल मैं बताने वाला हूं तुम्हें वो इन चारों पे लागू होने वाला है। क्या है देखिए, नरेशन को हम लोग समझते हैं। नरेशन क्या है भाई? तो इस तरीके से देखें, सेंटेंस हम लोगों ने वर्ड लिखा। सेंटेंस को आप लोग भली भांति जानते हैं, सेंटेंस यानी क्या होता है भाई? वाक्य होता है। क्या होता है? अब अगर मैं कहूं यहां पर सेंटेंस बोले तो आप क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल जस्ट एक फैमिली, फैमिली मेंबर्स की होती है। सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है? वर्ड से। सही कुछ है ना? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सम सेंस, क्या निकलेगा? तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जिसका कुछ मतलब निकल रहा है, वो क्या है? सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को तुम इस तरीके से समझो, सेंटेंस को कुछ इस तरीके से देखो, एक सेंटेंस को कई तरीके से डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति को हम लोग किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं, किसी भी एक व्यक्ति के बारे में। कोई भी अगर एक व्यक्ति है, मान लेते हैं यहां पर, क्या नाम है तुम्हारा? विपिन। ऐसे ही लिखते हो क्या? अब ये विपिन जो है, मुझे ये बताओ, ये है तो एक ही व्यक्ति, लेकिन ये अलग अलग कैरेक्टर में है, प्लस ये अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे अगर मैं कहूं जेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्या है? मेल है। यही बात ठीक है। अगर रिलीजन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कौन है? हिंदू है। राइट रॉन्ग? अगर एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कौन है? यंग है। ऐसे है ना? है ना? समझ गए हो? और देखो, कास्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सी कास्ट? रघुवंशी है। ऐसा ही है ना? अगर एरिया के बेस पर देखा जाए तो हो सकता है ये क्या है? वैसे कंट्री के अकॉर्डिंग ये इंडियन है। अगर कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कौन है? एशियन है। ऐसा ही है कि नहीं है? व्यक्ति एक ही है, डिवाइडेशन कितना है? जिस भी तरीके से आप डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? उसके अकॉर्डिंग। अब तुमने क्या होता है, लोग लड़के लड़कियों का कंफ्यूजन कहां है, उस मैन कंफ्यूजन के बारे में देखो। अब अगर बोल दिया कि भाई ये मेल है, तो अब
सेंटेंस को बोल दिया ना वैसे ही कि ये नरेशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, तो अब हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि सेंटेंस कितने तरीके से डिवाइड किया गया। एक सेंटेंस को जिस तरीके से वहां पर बात चल रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात चल रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कितने तरीके से डिवाइड किया गया है। क्या ये बात ठीक है? समझ गए ना बात को? ठीक है ना? अब देखें तो वैसे ही क्या है, सेंटेंस भाई कई तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस। स्ट्रक्चर के बेस पर भी देख सकते हो तुम, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, कंफर्मेशन, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव कंफर्मेशन, कई तरह के हैं। इसके अलावा वॉइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और यदि नरेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेंटेंस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब मेन चीज तो ये भाई जी, पहला सेंटेंस है कि ये नरेशन क्या होता है, समझ गए ना? पहला क्वेश्चन है नरेशन क्या होता है। अगर ये एक रूल भी हमारा क्लियर हो गया तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 4 रूल आएंगे इस रूल के अंतर्गत। क्या है, अब इसको देखें। नरेशन जो वर्ड है ना, इसका हिंदी मतलब होता है भाई कथन। क्या होता है? क्या होता है? कथन। कथन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। और क्या बोल सकते हैं इसको? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे आज पीएम साहब आए और उन्होंने क्या है, कोई घोषणा कर दी, कोई एक सेंटेंस उन्होंने बोल दिया कि ऐसा आज मैं कह रहा हूं कि आज के बाद ये रूल लागू हो जाएगा, है ना, और वो दूसरे दिन अखबार में आ गया, तो वो उनके द्वारा बोला गया एक क्या है? स्टेटमेंट है। उनके द्वारा बोला गया एक वाक्य, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोला गया कोई भी वाक्य क्या कहलाता है? स्टेटमेंट कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि अकेले पीएम साहब और सेलिब्रिटी ही बोलेंगे, हम भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हो, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी बात को बोल रहा है और बोलने के बाद में वो किस में बदल जाएगा? कुछ टाइम बाद स्टेटमेंट में बदल जाएगा। ठीक है कि नहीं है? जैसे दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसने कहा कि यार उसने कहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट हो गया कि उसने कहा था कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो समझ गए हो बात को? स्टेटमेंट क्या है? किसी की भी सीधी साधारण भाषा में यदि बात करें स्टेटमेंट को, क्या है? नरेशन वर्ड कम्स फ्रॉम नरेट करना। नरेट करना मतलब क्या है? बयां कर देना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देना, ये क्या कहलाता है? नरेट कर देना। अब यहां पर देखें, इसको समझने की कोशिश करें तो नरेट किया तो क्या किया हम लोगों ने कि किसी भी सेंटेंस जो आपके द्वारा बोला गया है वाक्य, वो क्या कहलाएगा? हमारा नरेशन बन जाएगा। क्या ये बात ठीक है? अब जो सेंटेंस किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले जाते हैं वो दो तरीके से बोले जाते हैं। कितने तरीके से बोले जाते हैं? दो तरीके से। कौन कौन से हैं वो दो तरीके? देख लो। एक हमारा डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। ये मैं तुम्हें नरेशन नहीं पढ़ाने वाला हूं, वैसे केवल एक रूल के लिए इतना सब मेहनत की जा रही है भाई। मैं चाहता तो मैं इसको आगे बढ़ जाता शॉर्ट में करवाने के बाद, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, तो वो तुम्हें अंदर तक समझ में आए रूल पूरा। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन ये है, हम लोग यहां पर तीन कैरेक्टर को ले लेते हैं। कौन कौन से भाई? ए, बी और सी। अब मान लेते हैं, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करना। ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं। सेंटेंस यहां पर लिखा मैंने, ए सेड टू बी, यही है ना? ए सेड टू बी कि मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग। इतना ही ठीक है भाई। ए ने बी से कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, बाजार कौन जा रहा है, ए या बी? कौन जा रहा है बाजार? क्या ये बात ठीक है? यहां तक ठीक है ना? अब मैं क्या करूंगा, जैसे सी, अब जो बी है ना, ये किसको मिला? सी को मिला 2 दिन बाद, और 2 दिन बाद सी को मिला, तो सी ने ए से बी से पूछा कि क्या तुम्हें ए मिला था? उसने कहा हाँ। उसने क्या कहा था तुम्हें? उसने कहा था कि मैं बाजार जा रहा हूं। देखो, उसने कहा था कि मैं बाजार जा रहा हूं, उसने कहा था मैं बाजार जा रहा हूं। ही सेड या ही टोल्ड, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था कि मैं बाजार जा रहा हूं। देखो, बाजार कौन जा रहा है? ए, लेकिन यहां पर यूज किसका हो रहा है? आई का। तो जब किसी व्यक्ति की द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बात बोली गई है, उसको उसी की भाषा में बोल देना, जैसा उसने कहा था वैसा का वैसा ही बोल देना, क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन। मतलब क्या किया?
जैसा उसने बोला था वैसा का वैसा डायरेक्टली हम लोगों ने क्या कर दिया, तुम्हें ट्रांसफर कर दिया। क्या ये बात ठीक है? और किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात को, उसके द्वारा बोली गई बात को, या हम लोग कहें स्पीकर के या वक्ता के द्वारा बोली गई बात को उसकी भाषा में ना बोलते हुए अपनी भाषा में बोल देना, ये क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन। अपने तरीके से बोल देना। जैसे तो कुछ इस तरीके से देखें, फिर से देख लगे हमें कम पड़ रही थी। मैंने कहा ही सैड, यहां पर एक कैरेक्टर ले लेते हैं हम लोग, राम सैड टू मोहन। राम ने मोहन से कहा कि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अब मुझे यहां पर देखो, राम ने मोहन से कहा मैं जा रहा हूं, ये राम ने मोहन से कहा मैं जा रहा हूं, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ये है डायरेक्ट नरेशन। ये यहां पर आई है, वो कौन है? राम है। कौन जा रहा है? राम जा रहा है ना, लेकिन यहां पर आई का प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या होते हैं, इसको इस तरीके से देख लो। जब किसी वक्ता के द्वारा कोई बात बोली जाती, जो स्टेटमेंट मेन बात होती है, राम ने मोहन से क्या कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, ये जो मेन बात बोली जाती है, इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रख देते हैं। जो मेन बात बोली जाती है वक्ता के द्वारा, उसको क्या कर दिया जाता है? इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रखा जाता है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात रखी जाती है वो स्पीकर के द्वारा कही गई होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या ये बात ठीक है ना? क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। ये जो स्पीच है, जो स्टेटमेंट उसके द्वारा बोला गया है, ये रिपोर्टेड हो चुका है, पास्ट में चला गया। और अब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वाला वाक्य होता है, इसको क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या ये बात ठीक है? यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है हमारा रिपोर्टिंग, क्या है? रिपोर्टिंग क्लॉज। और रिपोर्टिंग क्लॉज में जो वर्ब यूज की जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? क्या ये बात समझ में आई? अब इसको इस तरीके से समझ लें जल्दी फटाफट, कि जब वक्ता के द्वारा किसी भी बात को बोली गई, वक्ता के द्वारा बोली गई बात को इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रखा जाता है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। ठीक है ये बात? और इस रिपोर्टिंग क्लॉज में जो मेन वर्ब यूज की जाती है, वो क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। हमें ये वाली बात समझ में आ गई, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। अब दूसरा, इसको इस तरीके से समझें। हम जब वर्ब पढ़ रहे थे, इसके पहले हम लोगों ने टेंस पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा। तो टेंस में हम लोगों ने एक बात देखी थी कि भाई सीधा, मैं डायरेक्टली भी तुम्हें ये बात बोल सकता था कि यदि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस का यदि पहला सेंटेंस पास्ट में है, तो नेचुरल सी बात है कि सेकंड सेंटेंस किसमें होगा? पास्ट में ही होगा। समझ गए ना? मेन लॉजिक पूरा का पूरा यही है, मेन जो जड़ है वो क्या है? यही है। अब इस रूल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। माइट मे का पास्ट फॉर्म है। माइट क्या है? मे का पास्ट फॉर्म है। जब डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, सैड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, सेकंड फॉर्म है। कई बार ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में मे को किस में बदल दिया जाता है? माइट में बदल दिया जाता है। ये बात ठीक है? समझ गए हो? अगर यहां पर ऐसा होता कुछ, राम सेड टू मोहन, इट मे रैन टुडे, इट मे रैन टुडे। राम ने मोहन से कहा कि वर्षा आज शायद वर्षा हो सकती है। और जब इनडायरेक्ट नरेशन में इसका बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मैं अलग से लिख देता हूं भाई। जब इनडायरेक्ट नरेशन में बनते हैं, तो इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है? जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा दें, तोड़ दें, और ये राम सेड टू किस में बदल जाएगा भाई? टोल्ड में बदल जाएगा। और सीधा क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मोहन, राम टोल्ड मोहन क्या? दैट, अब ये मे किस में बदल जाएगा? इट माइट रैन टुडे। क्या ये बात ठीक है? समझ गए हो? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कोई मुझे बताएगा मे को माइट में क्यों बदला है? ये पूरा टाइम खा रहा है अपना, परंतु समझना जरूरी है। देख लें, फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। दो कैरेक्टर के थ्रू हम लोग इसको पास्ट में क्यों गया है, लॉजिक समझ में आना चाहिए, हमेशा के लिए क्लियर हो जाए।
अगर ए और बी दो लोग हैं, ये दो कैरेक्टर मिले हमें, ए ने बी से आज कहा, आज कितनी तारीख है? 31, राइट? 31 तारीख को ए और बी मिले, ए ने बी से कहा कि आज मैं अपने घर जा रहा हूं, आज मैं अपने घर जा रहा हूं। यही बात ठीक है? यहां तक ठीक है? अब मुझे ये बताओ, अगर 10 दिन बाद, 10 दिन बाद कितनी तारीख हो जाएगी? 10 तारीख हो जाएगी, ठीक है ना? अगर 10 दिन बाद ये ए और बी और सी कोई भी मिल गया, बी सी को मिल गया, तो उसने बोला कि ए तुम्हें मिला था, उसने क्या कहा था? तो वो क्या बोलेगा कि ए ने मुझसे कहा था कि वो घर जा रहा था उस दिन। अगर वो ये बोल दिया कि मैं घर जा रहा हूं आज, तो वो 10 तारीख को थोड़ी ना जा रहा है, वो तो किस में बदल जाएगा? 10 तारीख, जो 31 तारीख थी अब वो किस में बदल गई? आज 31 है, आज प्रेजेंट है, 10 दिन बाद तो ये 31 किस में बदल जाएगी? पास्ट में बदल जाएगी ना भाई। और पास्ट में बदल जाएगी तो सेंटेंस कहां चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। समझ गए हो बात को? ये पूरा लॉजिक है। तो कभी भी क्या करना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर वाला सब्जेक्ट भी बदलता है और टेंस भी बदलता है। ये अपन लोग अगर नरेशन पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिलहाल अभी नहीं दे रहा हूं, ठीक है? ये बात तो समझ गए ना? अगर सेल होगा तो वो किस में बदल जाएगा? शुड में। मे है वो किस में बदल जाएगा? माइट में। कैन है वो किस में बदल जाएगा? कुड में। और विल है वो किस में बदल जाएगा? वुड में। इसलिए हमेशा याद रखें, पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरे सेंटेंस हमेशा पास्ट में ही होंगे। ये बात ठीक है? पढ़े आगे। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे देख लो। सीता सेड दैट इट मे रेन टुडे। सीता ने कहा कि आज शायद वर्षा हो सकती है, आज शायद वर्षा हो सकती है। तो क्या हो जाएगा? सीता सेड दैट इट माइट रेन टुडे। ये इनडायरेक्ट नरेशन बनाया, तो क्या कर दिया हम लोगों ने? सीधा हमें तो ये देखना है फर्स्ट सेंटेंस है तो किस में बदल जाएगा। मतलब ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है ना, ये गलत है, इसमें टिक नहीं लगाया हुआ, कुछ उस तरीके से दे दिया। यहां पर ये ऊपर वाला सेंटेंस है, ये रॉन्ग है, समझ गए हो ना? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है तो दैट तो आएगा ही है, तो ये मे नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए हमेशा? तो ये वाला सही है। और सी सैड मे गॉड ब्लेस यू। अब यहां पर सी सैड ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो यानी कि ये कौन सा नरेशन है? डायरेक्ट नरेशन है। इसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइट में। इसके बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे, क्योंकि मे के टाइम पे भी मैंने तुम्हें बताया है कि मे क्या है, ब्लेसिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है, आप देख लेना है। बढ़े आगे। अगला देखें भाई, माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट बताने के लिए भी किया जाता है। माइट में से अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है। माइट का प्रयोग रिक्वेस्ट बताने के लिए किया जाता है और मे से अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है। सामान्यतः यह है आत्मविश्वास की कमी, हेजिटेशन एवं रिक्वेस्ट के स्वीकार ना होने को व्यक्त करता है। अपन इसको कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ हो तो, कि मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है एक, कोई एक व्यक्ति है एक, और इसको क्या है, कोई काम पड़ने पर इसने क्या है, मजबूरी में आकर बी से क्या है, पैसे मांगे, और बी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। वो भी डायरेक्टली क्या कर दिया? मना कर दिया। ए बी के नेचर को जानता है कि बी कैसा, अब एक बार में उसको समझ में आ गया बी ऐसा व्यक्ति है भाई तो पैसे नहीं देता, ठीक है कि नहीं है? देगा ही नहीं, और चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो। तो क्या क्या लगता है तुम्हें, अब कभी इन फ्यूचर ए को जरूरत पड़ेगी तो वो बी से मांगेगा या नहीं मांगेगा? नहीं मांगेगा, पक्का है? आर यू श्योर अबाउट दिस? नहीं मांगेगा ना, हम भी नहीं मांगते हैं भाई। लेकिन अगर ए इतना ज्यादा मजबूर हो जाए, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, उसको पता है कि ज्यादातर 95% बी पैसे नहीं देगा, उसके बावजूद भी वो उससे क्या है, पैसे कम मांग रहा है, जब उसकी बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है, या फिर जब उसने 10 लोगों से मांग कर देखी और उसको कोई नहीं दे रहा है, और फिर उसके दिमाग में ख्याल है कहीं इसको दया आ जाए और कहीं ये दे दे, तो क्या है, पहली बात तो क्या है कि जिस रिक्वेस्ट के लिए उसने बोला है वो स्वीकार नहीं होने वाली, उसको मालूम है कि वो नहीं देगा, ठीक है कि नहीं है भाई? बहुत सारे लोग हम में से भी ऐसे होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तुमने देखा होगा कि जब एग्जाम टाइम आता है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग निकल कर आते हैं जो पता चला खेतों पे पानी दे रहे थे और फिर एग्जाम टाइम में निकल निकल कर आते हैं, उन्हें पता है कि हमारा सिलेक्शन, फिर भी पेपर दे रहे होते हैं समझ गए हो ना?
ना चांस है, बिल्कुल ना के बराबर चांस है। तो कुछ वैसे ही क्या है, तो जो माइट है ना वो क्या करता है, लेस प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, में से कम है। कि अगर देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई काम ना स्वीकृत ना होने के चांसेस ज्यादा है, तो वहां पर आदमी क्या है उस और अगर उसको मालूम है ये बात, तो वो क्या करेगा, थोड़ा और पोलाइट हो जाएगा और झुककर ही बात करेगा, क्योंकि उसको मालूम है। अगर तुम किसी नॉर्मल व्यक्ति से, अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि मुझे पेन चाहिए, कॉन्फिडेंट होकर बोलते पेन दे, और नहीं दे रहा तो जबरदस्ती छुड़ा लिया, ये होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है कि नहीं है, ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई भाई। लेकिन थोड़ा क्या है, अगर कहीं रिस्पेक्टेबल है, कोई पोस्ट पे बड़ा है, कोई वैसा व्यक्ति है, तो हम लोग क्या है, मे का यूज कर देते हैं। लेकिन अगर पता चला कि तुम किसके सामने हो भाई, अब इसको इस तरीके से देख लें, अभी नॉर्मल है, टीचर है नॉर्मल, इनके सामने सब ठीक है, मान लो तुम पता चला तुम प्रधानमंत्री के सामने हो, और फिर तुम उससे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे में और क्या आ जाएगी, और नरमी आ जाएगी। समझ रहे हो ना, वो तुमने सुना होगा 3 तरीके का, एक तू होता है, एक तुम होता है, और जब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी होती है, हम कहाँ पहुंच जाते हैं, आप पर पहुंच जाते हैं। ठीक है कि नहीं, कुछ वैसे। तो क्या है, माइट क्या करता है भाई, अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाता है। अब और भी हम लोगों को क्या होना है, पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाता है, देख लें। माइट आई बोरो योर कार, माइट आई बोरो योर कार, इसका मतलब है कि चांसेस ये ज्यादा है कि वो कार नहीं देने वाला मुझे। ठीक है, फिर भी क्या है, थोड़ा डर कर, हेजिटेशन यहाँ पर वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है, झिझक है, घबराहट होती है ना भाई। तुमने देखा हो सबसे ज्यादा घबराहट कहाँ होती है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। कभी पुलिस वाले, कभी तुम्हें बड़े किसी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में लिखा है, और फिर तुम डर रहे हो, लोग वर्दी देखकर डर गए, समझ गए ना, तो आदमी झुकता है, हाँ बोले। या फिर कभी तुमने कुछ किया नहीं और तुम्हें फोन आ जाए, थाने आओ अचानक, क्या कर दिया मैंने। ठीक है कि नहीं है। दूसरा क्या है, माइट आई टॉक टू सीएम। अब तुम ही बताओ भाई, माइट आई टॉक टू सीएम का क्या मतलब है। आप सीएम ऑफिस के बाहर हैं और उनसे कह रहे हैं, उनके जो, तो क्या है भाई, सीएम ऑफिस के बाहर खड़े हैं और उसके जो क्या कहते हैं, असिस्टेंट वगैरह जो भी हैं, उनसे बोल रहे हैं क्या मैं सीएम साहब से मिल सकता हूँ। तो ऐसे तो है नहीं, सीएम साहब बिल्कुल फ्री बैठे हैं आपके लिए, है ना, समझ गए हो ना। तो वो क्या है भाई, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, और पोलाइट रिक्वेस्ट, क्योंकि ये रिक्वेस्ट स्वीकार ना होने के चांसेस ज्यादा है। सीएम फ्री नहीं बैठे, पता चला आज है, बोला है तो मिलेंगे 2-4 महीने बाद। ठीक है कि नहीं है, वो भी उनको टाइम होगा। तो बढ़े आगे। माइट का प्रयोग मे की वनस्पतिक कम संभावना, लेस प्रोबेबिलिटी को दर्शाने के लिए भी यूज किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, कि 95% पॉसिबिलिटी क्या है, नेगेटिव है। तो लेस प्रोबेबिलिटी के लिए लेस, है ना, इसके लिए यूज किया जाता है, लेस पॉसिबिलिटी के लिए। देख लें भाई, इट मे रेन टुडे, इसका मतलब है कि आज वर्षा हो सकती है। लेकिन अगर मैं वही यूज कर रहा हूं, इट मे रेन टुडे, ये क्या है, ये यहां पर इसने, सॉरी, इट माइट रेन टुडे, लेस प्रोबेबिलिटी, इट मे रेन टुडे। देखो यहां पर कुछ इस तरीके से देख लें कि यहां पर मे का यूज किया जा रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर 50% चांस है बारिश हो सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, तुमने वो देखा होगा, अपने गांव में कहावत की जाती है कि बंदर की शादी हो रही है, मालूम है कि नहीं है, बंदर की शादी सुना है ना, सुना है कि बस मैं ही बोले रहा हूं। क्या होता है बंदर की शादी के टाइम, गांव वाले हैं कुछ भी बना लेते हैं, आगे नहीं है, बहुत सारी चीजें तो मिथ्या है, तो चल ही रही हैं। जब कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज निकल रहा है, बिल्कुल बादल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर अचानक से बूंदें गिरने लगी, बारिश होने लगी, तो धूप और बारिश का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें हम लोग बोलते हैं कि बंदर की शादी हो रही है। ऐसा ही है कि नहीं है, समझ गए ना। तो भाई वो बंदर वाली जो शादी वाली है ना, वहां पर ये क्या हो गया, माइट आ गया अपना। ठीक है कि नहीं है, समझ गए हो। यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 95% नेगेटिव है, बादल भी साफ है, और उसके बाद भी क्या होने लगी, बारिश होने लगी। दे माइट हेल्प यू, इसका मतलब दे माइट हेल्प यू, वो शायद ही तुम्हारी मदद करेंगे, मतलब चांसेस हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन क्या है, दे मे हेल्प यू, यहाँ पर चांसेस ज्यादा हैं वो हेल्प कर दें, 50-50 चांसेस हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। लेकिन यहाँ पर तो 95% है वो नहीं करेंगे। तो क्या है, लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, माइट का प्रयोग कर रहे हैं। अगला देखें, सी द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। मे और माइट के बीच में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। वैसे ऑलरेडी हम लोगों को डिफरेंस मालूम है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में इनका प्रयोग कुछ अलग तरीके से भी किया जाता है, जब नो एक्शन के रूप में किया जाता है। देखें ना, पहला देखें, सी मे हैव बीन बाउंडेड, वह घायल हो सकती है। यहां पर ये पैसिव वाला सेंटेंस बना हुआ है, मे के साथ में क्या लगा हुआ है, हैव बीन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि वह घायल हो सकती है। जैसे कभी कभी नहीं बोलते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया और हम आए, उसके पहले चले गए वो लोग, तो अपन लोग बोलते हैं कि यार गाड़ी इतनी तेज गिरी है,
ऐसा हो सकता है कि वो घायल हो सकती है, ठीक है ये बात। अब यह निश्चित पता नहीं है, लेकिन संभावना है कि वह घायल हो सकती है, ये बात ठीक है। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं सी माइट हैव बीन बाउंडेड, इसका मतलब है घायल हो सकती थी। यहां पर देखें भाई, इसको कुछ इस तरीके से समझ लें। देखो यहां पर अगर कभी भी मे और माइट के साथ अगर हैव लगाओ भाई, क्या लगाओ, हैव, जहां कहीं भी हैव लगाओ वहां एक चीज क्लियर है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब टू हैव जो भी है हमारे पास, हैव, हैज और हैड, इन तीनों के बाद में हमें मालूम है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब ये देखो, लेकिन कभी भी माइट के साथ में यदि हैव लगा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म रही है, हैव लगा हो तो थर्ड फॉर्म तो लगेगी, लेकिन यदि माइट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना वहां पर तुम है की जगह पर आप किस में चले जाओगे, थी में चले जाओगे, था में चले जाओगे, समझ गए। वह मेरी मदद कर सकता है, अगर माइट हैव यूज किया जा रहा है तो कर सकता, हाँ, समझ गए हो ना बात को। जो शुड और शुड हैव वाला कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं कुछ वैसा ही, तो क्या है, सी माइट हैव बीन बाउंडेड, इसका मतलब है कि वह घायल हो सकती थी, समझ गए हो ना। परिस्थितियां वैसी थी, पास्ट में जा रहे हैं और पास्ट की चीजों को दर्शा रहा है। ऑलरेडी हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं कि क्या, कि जो मे है वो क्या करता है हमारा, सॉरी माइट है वो क्या करता है, पास्ट का, सॉरी माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म है। देखें आप, ही माइट हैव हेल्प्ड मी इफ आई आस्क्ड हिम, अगर मैंने उससे पूछा होता, अगर मैंने उससे पूछा होता तो वो शायद क्या कर सकता था, मेरी मदद कर सकता था। माइट हैव यूज किया जा रहा है, ठीक है ना ये बात, क्योंकि मैंने उससे कहा ही नहीं तो उसने की ही नहीं, लेकिन अगर मैंने पूछा होता तो वो कर सकता था। कभी कभी बाद में याद आता है हम लोगों को, व्हेन वी हैव प्रॉब्लम, तो उस टाइम याद नहीं आ रहा होता है, बाद में समझ में आ रहा होता है, अच्छा अगर इससे हेल्प मांगी होती तो शायद कर सकता। हाँ, अगला देखें, द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, क्या है, बादल हैं आकाश में, तो क्या है, वर्षा होने की संभावना है, वर्षा होने की संभावना है। लेकिन अगर मैं कहूं द स्काई इज नॉट सो क्लाउडी, बादल उतने घने नहीं हैं, साफ हैं, उसके बावजूद भी क्या है, बट अ चांस इन वेदर इज ऑलवेज पॉसिबल, जैसा मैं अभी अलबंदर की शादी वाला पॉइंट बता रहा था, क्या कि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता भाई, कब क्या कर दे। अगर मौसम के बारे में किसी को पता होने लगता तो एक आइडिया दे देते हैं, कभी कभी तो ये जो नेट विभाग वाले होते हैं ना, वो बता देते हैं पूरी पहले से ही, मतलब सूचित कर देते हैं कि आज वर्षा बहुत ज्यादा होगी, कभी कभी तो उनका अनुमान भी गलत निकल जाता है, होता है कि नहीं होता है, तो भाई फिक्स नहीं है, अगर उनका एकदम करेक्ट निकलना फिर भगवान को कौन पूछे, ठीक है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, चांस है इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब है क्या, कि वर्षा हो सकती थी, दूर दराज से क्या है, संभावना थी, हो सकती थी। आगे देखें, माइट का प्रयोग कोरी कल्पना करने के लिए भी किया जाता है। वैसे तुमने देखा होगा हाइपोथेटिकल जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग डीप अभी बोर्ड आएगा जब भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें उसकी कंडीशन है कि माइट का प्रयोग कोरी कल्पना बताने वाले वाक्यों में कब किया जाता है, जब सेंटेंस में हमारे पास क्या हो, एज इफ, एज दो, किस किस से सेंटेंस शुरू होना चाहिए, एज इफ, एज दो, आई विश, वी विश और ही शी विशेस, काश, कैसे बोलते हैं ना, आई विश, काश मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते, आई विश आई वुड हैव मीन्स 1 करोड़ रुपीज, ठीक है कि नहीं है, तो वो ये कल्पना होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ इनसे सेंटेंस शुरू हो रहे हैं या फिर लास्ट में लगाए जा रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये सेंटेंस का प्रयोग किया जा रहा है एज अ क्लॉज, तो फिर हम लोग क्या है, कल्पनात्मक रूप में भी हम लोग वहां पर माइट का प्रयोग करते हैं मे की जगह पर, क्योंकि वो पास्ट में चला जाता है। ही विशेस, अगर मतलब जनरली अगर कोई इन सेंटेंसेस यूज किया जा रहा है, कल्पनात्मक सेंटेंस है, तो हम वुड का ही प्रयोग करते हैं, परंतु वहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर मे माइट में से अगर कभी पॉसिबिलिटी यूज करना है तो हम किसको यूज करेंगे, हमेशा माइट को, ना कि मे को। अगर कल्पनात्मक है तो क्या बोलेंगे, ही विशेस, उसने ऐसी विश की थी कि यू माइट हैव सीन राजीव गांधी, शायद ही तुमने क्या है, राजीव गांधी को देखा होगा। वैसे हो सकता है चांस क्या है कि ना देखा हो। इफ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड, अगर तुमने मेहनत की होती, इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती। अब तुम इसको इस तरीके से देखो, इसको लॉजिकली समझने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं कि
ई विशेष, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई। और दूसरा इफ यू वर्कड हार्ड, इसमें तो साफ साफ हमें यहां पर पता ही चल रहा है कौन सा टेंस में चले गए हम लोग, पास्ट में चले गए ना। इफ यू वर्कड हार्ड पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और यदि पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा किस में जाएगा? तो माइट तो यो किया ही जाएगा। अगर देखें तो सारे के सारे लॉजिक्स वो हैं, वो क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधा एक लॉजिक याद रखें कि यदि पहला पास्ट में है तो दूसरा हर कंडीशन में किस में जाएगा? पास्ट में। और दूसरा देख लें, इफ यू हैड लेफ्ट योर वॉच देयर, पहला किस में चला गया? पास्ट परफेक्ट में चला गया। किसमें चला गया? पास्ट परफेक्ट में। इसका मतलब है दूसरा हमेशा किस में जाएगा? पास्ट में। लॉजिक एक ही देख लें, वही बात है। इसमें सबसे ज्यादा यदि देखने लायक चीज है तो इसको बहुत ही विशेष तौर पर याद रखना, ठीक है? चारों रूलों में फॉलो होगा, जब हम लोग खुद पढ़ रहे होंगे तब भी ये आएगा, ठीक है ना? पढ़ें इसको, हम लोग क्या है कल ही शुरू करेंगे, वो पूरा हो नहीं पाएगा, ठीक? समझ में आ गया माइट? ठीक है, समझ गए हो ना? क्लियर? ठीक है। और इसके पहले जो मतलब वर्ब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आ जाना, ताकि वो तुम्हें दिमाग में अच्छे से घुसे, ठीक है कि नहीं है? उसको लिंक करने में लिंक कर पाए हम लोग, ठीक है?